निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 8 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल की चर्चा करेंगे। द हिंदू अखबार के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की लास्ट पेज में सुंदरबन डेल्टा से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है जिसमें कि बाघ के संख्या में वृद्धि के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यह आर्टिकल आपके प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। वर्ष 2018-19 में सुंदरबन में बाघों की संख्या 88 थी, जो कि इस वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष 2019-20 में बढ़कर 96 हो गई। बताया जाता है कि यह किसी भी एक वर्ष की अवधि में सुंदरबन में बाघों की संख्या की वृद्धि में सबसे बिगेस्ट जंप है, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि किसी एक साल में पिछले वर्ष में हुई है। सुंदरबन डेल्टा, जैसा हम जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। यह लगभग 2585 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव वन यह फैला हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात सुंदरबन के संदर्भ में यह है कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ऐसा मैंग्रोव वन है जिसमें कि बाघ रहते हैं। तो यह जानकारी आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसमें कि बाघ निवास करते हैं, बाघ रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह एक विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबन, और साथ ही साथ यह रामसर साइट भी है। हम जानते हैं कि रामसर साइट वैसे साइट्स को कहते हैं जो कि महत्वपूर्ण वेटलैंड होते हैं। तो यह एक वेटलैंड भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर कि बाघ पाए जाते हैं। यह जानकारी आपके प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से, प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी शामिल है, यानी सुंदरबन टाइगर रिजर्व यह सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में आता है। बाघों की संख्या के एस्टिमेशन में, यानी कि उनकी गणना करने में सुंदरबन में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ का जो टेराइन है, यानी भूभाग है, इलाका है, वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भरा हुआ है, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस प्रकार से है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी घने मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव वन हैं, काफ़ी घने छोटे छोटे नाले हैं, नदियाँ हैं, और साथ ही उच्च ज्वार की स्थिति में दिन में कम से कम 2 बार वहाँ पर बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में बाघों की संख्या की गणना करना अपने आप में एक चुनौती है। यह महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग आप प्रारंभिक परीक्षा में तो कर ही सकते हैं, जैसा अभी हमने कुछ बिंदुओं में चर्चा की। साथ ही मेंस परीक्षा में भी आप टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में, बाघ संरक्षण के क्षेत्र में इस जानकारी को शामिल कर सकते हैं कि किस प्रकार से संरक्षण प्रयासों की सफलता का सूचक है पिछले एक वर्ष में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या में सुंदरबन में वृद्धि होना। दूसरी बात कि जब आप वेटलैंड के महत्व की बात करेंगे आपके अपने सामान्य अध्ययन पेपर 3 में, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी में, तो वेटलैंड कंजर्वेशन की चर्चा में उनके लाभ को दर्शाने के लिए आप उसका इकोसिस्टम रोल की भी चर्चा कर सकते हैं कि वेटलैंड्स का इम्पोर्टेंस मात्र उनके इकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए नहीं है, उनके पारिस्थितिक लाभ के लिए ही नहीं है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण के भी हिसाब से वेटलैंड्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस जानकारी का उपयोग आप सामान्य अध्ययन पेपर 3 में कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कर सकते हैं, और इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम पृष्ठ पर ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, यह आपको स्पेस से रिलेटेड है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है। इसमें एक बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ, एक बौने तारे के बाइनरी सिस्टम, युग्म सिस्टम के बारे में, युग्म प्रणाली के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आपके विशेष तौर पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों के एक समूह ने लुहमान 16A के ऊपर बादल की पट्टी की पहचान की है, क्लाउड बैंड को आइडेंटिफाई किया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि लुहमान 16A क्या है। यह बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ तारा है, उसका एक पेयर है, उसके एक पेयर का एक तारा है। तो बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ वैसे तारों को कहते हैं जो बौने तारे होते हैं, और ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम का मतलब, बाइनरी सिस्टम में, युग्म प्रणाली में 2 तारे होते हैं जो कि एक दूसरों को ऑर्बिट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के चारों ओर एक तय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इसे बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं।
तो लुहमान 16A यह वेला कॉन्स्टिलेशन, वेला नामक कॉन्स्टिलेशन का यह तारा है। और इस बाइनरी सिस्टम में लुहमान 16A के अलावा लुहमान 16B यह दूसरा तारा है, यानी दो तारे इस बाइनरी सिस्टम में हैं, लुहमान 16A एंड लुहमान 16B, जो कि एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। यह सूर्य से 6.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड स्टार के बाद यह सूर्य का सबसे निकटतम यह बाइनरी ड्वार्फ स्टार है। यह सूर्य का अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड स्टार के बाद तीसरा सबसे क्लोजेस्ट यह बाइनरी स्टार सिस्टम है। यह जानकारी आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बाइनरी ड्वार्फ ब्राउन ड्वार्फ तारों को फील्ड स्टार भी कहा जाता है, यानी कि जो भूरे बौने तारे होते हैं इन्हें फील्ड स्टार भी कहा जाता है। इस कारण से क्योंकि इनका जो मास होता है, इनका भार जो होता है, वह सबसे बड़े ग्रहों और सबसे छोटे तारों के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है, इसलिए इन्हें फील्ड स्टार कहते हैं कि यह पूर्ण तारे के रूप में विकसित नहीं हो पाते। इनके छोटे भार के कारण यह हाइड्रोजन फ्यूजन यानी कि हाइड्रोजन संलयन रिएक्शन कर पाने में सक्षम नहीं होते, जिसके कारण कि इनके अंदर स्वयं की ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता या बहुत कम मात्रा में होता है। कुछ ऐसे ड्वार्फ तारे होते हैं जिनमें स्वयं की ऊर्जा का इतना ही उत्पादन हो पाता है कि वह फेंट मतलब या बहुत धीमा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो यह कुछ जानकारी आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर से अगर एक बार थोड़ा इसको समराइज कर लें कि यह लुहमान 16A जो है यह वेला कॉन्स्टिलेशन का एक बाइनरी ड्वार्फ तारा है। इसमें लुहमान 16B इसका दूसरा पेयर है और सूर्य से यह तीसरा सबसे निकटतम बाइनरी स्टार सिस्टम है, युग्म तारा प्रणाली है, जो कि अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड स्टार के बाद तीसरा सबसे क्लोजेस्ट है। दूसरा कंसेप्ट इसमें फील्ड स्टार का आता है, फील्ड स्टार। और ब्राउन ड्वार्फ के भी संबंध में आप यह जानकारी नोट कर सकते हैं कि जो ड्वार्फ स्टार होते हैं, बौने तारे होते हैं, उनका भार सबसे बड़े ग्रहों और सबसे छोटे तारों के बीच का होता है, जिसके कारण कि उनमें हाइड्रोजन संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया नहीं हो पाती और उनमें ऊर्जा का उत्पादन भी पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता। तो यह मुख्यतः आपके प्रारंभिक परीक्षा के यह दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण आंध्र प्रदेश के एक रसायन संयंत्र में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोगों को, आसपास के लोगों को क्षति पहुँची है। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग उसके कारण प्रभावित हुए हैं। तो इसको लेकर कई सारे आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में हैं। दो आर्टिकल को हम एक साथ कवर करेंगे, जिसमें जानेंगे कि स्टायरीन गैस क्या होता है और इसके कारण मानव शरीर पर क्या क्या स्वास्थ्य दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ हम डिस्कस करते हैं। स्टायरीन एक मोनोमर होता है। मोनोमर का तात्पर्य पॉलीमर का बेसिक मॉलिक्यूलर यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं, एकलक कहते हैं। मोनोमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपस में जुड़कर, एक दूसरे से जुड़कर एक चेन बनाता है, श्रृंखला बनाता है। उस श्रृंखला को पॉलीमर कहा जाता है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो पॉलीमर का बेसिक यूनिट को मोनोमर कहते हैं। विशाखापट्टनम के एक रासायनिक संयंत्र में एलजी पॉलीमर्स नामक एक इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में स्टायरीन मोनोमर गैस लीक हो गया। इस गैस का रिसाव हो गया। स्टायरीन का उपयोग पॉलीस्टीरीन के उत्पादन में किया जाता है। पॉलीस्टीरीन एक रसायन है। पॉलीस्टीरीन एक बेसिक मटेरियल है जिसका कि इस्तेमाल फाइबर ग्लास बनाने में, रबर बनाने में, खिलौनों एवं अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो पॉलीस्टीरीन के उत्पादन के लिए स्टायरीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि वहाँ पर एलजी पॉलीमर में भंडार के रूप में रखा हुआ था। इसके कारण जो होने वाले स्वास्थ्य नुकसान हैं, तो यह नर्वस सिस्टम को, यह मनुष्य के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को प्रभावित करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स आते हैं और गैंग्लियन आते हैं। नर्व्स मतलब तंत्रिकाएं और गैंग्लियन जो नाड़ी केंद्र होते हैं। तो यह सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को क्षति पहुंचा सकता है। इसके शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण, यानी कुछ समय तक इस गैस
को सूंघ लेने के कारण, इसके कारण जो रेस्पिरेटरी इफेक्ट होते हैं यानी जो सांस लेने में समस्याएं आती हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन है। मतलब जैसे कि नाक में, आँख में जलन हो सकता है। दूसरी, और कई प्रकार के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे पाचन तंत्र है, जो हमारे आंत आंत की प्रणाली है, उसमें इसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इस गैस के एक्सपोजर के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण सर दर्द, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी स्टाइरिन गैस के संबंध में है कि यह क्या है। एक प्रकार का मोनोमर है, इसके कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम्स विकसित हो सकते हैं उसके बारे में इन दोनों आर्टिकल में कुछ जानकारी दी गई है, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी त्रासदी को लेकर आज हिंदू में संपादकीय आया है, टॉक्सिक डिजास्टर। यह एक प्रकार की औद्योगिक त्रासदी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप इस एडिटोरियल के कंटेंट को केस स्टडी के भी रूप में देख सकते हैं कि औद्योगिक त्रासदी के समय में राज्यों को या अधिकारियों को कौन कौन से जरूरी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण हो सकता है। और आप इसकी जानकारी का इस्तेमाल समान अध्ययन पेपर 4 एथिक्स में केस स्टडी के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं। स्टाइरिन वेपर के कारण काफ़ी लोगों की जान गई, कई लोग इसके कारण प्रभावित भी हुए। और जैसे अगर हम कानूनी पक्ष की बात करें तो उत्पादन, भंडारण एवं खतरनाक रसायन के आयात संबंधी नियम 1989 में यह अनुसूचित है। यह रसायन जो है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989 के अंतर्गत अनुसूचित है, यानी कि यह एक रेगुलेटेड रसायन है। और इसके हैंडलिंग के ऊपर, इसके रख रखाव और भंडारण को लेकर काफ़ी सख्त नियम जो हैं वह सरकार ने बनाए हुए हैं। वैसी परिस्थिति में इस गैस का रिसाव होना और इतने लोगों का इसमें मारा जाना या फिर इससे क्षतिग्रस्त हो जाना, प्रभावित हो जाना, यह एक जांच का विषय है। इसलिए इसमें पहली बात जो की जा सकती है कि ऐसे मामलों में इंक्वायरी की जानी चाहिए, एक जांच समिति स्थापित की जानी चाहिए, जिससे कि पता चले कि असल में इस घटना के पीछे वास्तविक कारण या वजह क्या रहे होंगे। तो पहला बिंदु जो आप केस स्टडी में इसके संबंध में कह सकते हैं, अगर इस प्रकार के इंडस्ट्रियल डिजास्टर से संबंधित प्रश्न आया, कि ऐसे मामलों में एक इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, जिससे कि घटना के पीछे का असली कारण पता चल सके। एडिटोरियल ने कहा है कि या तो यह मामला लापरवाही का है, केस ऑफ नेग्लिजेंस है, या फिर जो स्टाइरिन गैस के स्टोरेज स्ट्रक्चर थे, यानी कि जो भंडारण संरचनाएं थी जिसमें कि स्टाइरिन गैस रखा हुआ था, तो उसके सेफ्टी मैकेनिज्म में, उसके सुरक्षा तंत्र में कुछ ना कुछ खामी अवश्य रही होगी, या संभावित जो है खामी उसमें रही होगी। तो इसमें दो वजह जो है वह बताए गए हैं कि या तो यह लापरवाही के चलते हुआ है, या स्टोरेज स्ट्रक्चर में जो सुरक्षा तंत्र थे उसमें यह मतलब उसमें संभावित खामी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है। इस दोनों वजह के कारण जो है यह त्रासदी हुई है। आगे आर्टिकल ने सुझाव देते हुए कहा है कि राज्य सरकार को तात्कालिक रूप से जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने में अभी सबसे पहला अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यह भी आपको बिंदु केस स्टडी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले इमीडिएट रिस्पांस सरकार का या स्थानीय अधिकारियों का क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो तात्कालिक रिस्पांस है वह प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना, उपलब्ध कराना, यह सबसे इमीडिएट रिस्पांस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक खतरनाक रसायन के रूप में, जैसा भी हम लोगों ने चर्चा की कि स्टाइरिन का क्रोनिक इफेक्ट होता है, और कई बार जो प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं इसके प्रभाव के कारण उसके आगे जाके भी इसका क्रोनिक इफेक्ट लंबे समय तक मनुष्य के शरीर में हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों को कोट करते हुए संपादकीय में कहा गया है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे जो रसायन हैं, ऐसे खतरनाक रसायन बहुत गंभीर रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए एक खतरा और चुनौती पैदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सुझाव के रूप में यह बताया गया है कि प्रारंभिक स्वास्थ्य सुविधा के बाद जो इसमें विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि, मुआवजा सरकार के द्वारा देना चाहिए, और साथ ही मतलब हाईएस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर जो है, सर्वोच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जो है पीड़ितों को मिलना चाहिए। तो यह दो बात इसमें आगे बताई गई है। आप इसे कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में केस स्टडी में
शामिल कर सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति में आप क्या क्या कदम उठाएंगे। तो उसको एक लॉजिकल, एक क्रमवार तार्किक क्रम में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सबसे पहले चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, दूसरा बिंदु की जो पीड़ित है उनके परिवार है उनको मुआवजा देना। तो यह इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। संपादकीय में आगे बताया गया है कि यह घटना भारत में तमाम उद्योगों के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आई है और जो औद्योगिक रसायन है उनकी सुरक्षा के ऊपर मतलब कि निरंतर एक निगरानी, एक कॉन्टिन्यूस वॉच बना रहना चाहिए। अगर लॉकडाउन की भी स्थिति है तो वैसे में भी हम जो खतरनाक रासायनिक जो औद्योगिक रसायन हैं उनकी सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी कोई भी लापरवाही एक औद्योगिक त्रासदी का रूप ले सकती है। आगे यह कहा गया है कि भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना चाहता है, मतलब अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करना चाहता है। यह डोमेस्टिक उद्योगों को भी बढ़ावा देने का भारत की सरकार का योजना है और बाहरी कंपनियों को भी अपने यहाँ बुलाकर अपने उद्योग के विस्तार करने की योजना सरकार की है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने पब्लिक और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी कि सार्वजनिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। स्ट्रेंथन इट्स अप्रोच टू पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यह एक महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में कही गई है जिसको कि आप अपने उत्तर के निष्कर्ष में शामिल कर सकते हैं कि हमें अपने पब्लिक सेफ्टी, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है अगर हम एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में उभरना चाहते हैं। अगर एक मजबूत औद्योगिक देश के रूप में हम उभरना चाहते हैं तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को हमें प्रायोरिटी देना होगा। निष्कर्ष में इस बिंदु को भी आप लिख सकते हैं जो संपादकीय में बड़े अच्छे तौर पर बताया गया है कि ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट जो है, पारदर्शी निगरानी, यह औद्योगिक वृद्धि को लेकर एक हर्डल नहीं है, उसमें बाधा नहीं है। इससे सतत विकास की और ज़्यादा आगे होता है और ज़्यादा आगे बढ़ता है, इससे सतत विकास की प्रक्रिया को और बल मिलता है। तो एक प्रकार से संपादकीय में इशारा है कि इस तरीके के इंडस्ट्रीज के ऊपर ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट यानी कि पारदर्शी रूप से निगरानी और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, जो कि औद्योगिक वृद्धि के लिए एक बाधा नहीं है और फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यह उसके विकास को और ज़्यादा समर्थन करता है। तो यह आर्टिकल आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 से भी जुड़ा हुआ है और पेपर 4 से भी जुड़ा हुआ है। मेंस परीक्षा में जब आपसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में पूछा जाए तो आप जरूर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात कीजिएगा, आप वहाँ पर जरूर व्यावसायिक सुरक्षा की बात कीजिएगा। जो खासकर हजार्डस इंडस्ट्री हैं, केमिकल इंडस्ट्री हैं, जो रसायन क्षेत्र के उद्योग हैं, उनमें सेफ्टी कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी ज़रूर चर्चा कीजिएगा। यह आपके भारतीय अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ एक बिंदु है। पेपर 4 की जैसे अभी हम लोगों ने बात की विस्तार से, तो वहाँ पर केस स्टडी में आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपसे उसमें प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात किया जाए, प्रोफेशनल एथिक्स या कॉरपोरेट एथिक्स, तो आप उसमें भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। व्यावसायिक नैतिकता और कॉरपोरेट नैतिकता, कंपनी नैतिकता, तो किस प्रकार से लापरवाही नहीं बरतना, जिम्मेदार रहना, पारदर्शी रहना लोगों के जान माल के लिए आवश्यक है। इस आर्टिकल से, इस संपादकीय से इन जानकारियों का पता चलता है। इन बिंदुओं को आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी पैंडेमिक के टाइम पे चुनाव कैसे कराए जाएं, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हर लोकतंत्र में है। इसके ऊपर पूर्व चुनाव आयुक्त S.Y. कुरैशी का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल द हिंदू के संपादकीय पृष्ठ पर आया है, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें आपसे प्रारंभिक परीक्षा और मेंस मुख्य परीक्षा दोनों के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु इस आर्टिकल में है। अभी आने वाले समय में चुनाव आयोग के समक्ष बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरला जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी पैंडेमिक का समय चल रहा है, कोरोना वायरस महामारी का समय है और ऐसे में सारे प्रशासनिक व्यवस्था, पब्लिक मूवमेंट एक तरीके से सीमित है। वैसी स्थिति में जहाँ पर कि स्वास्थ्य को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है, आशंकाएं हैं, वैसे में एक सार्वजनिक स्तर पर इतने बड़े एक्सरसाइज को करा पाना स्वाभाविक रूप से भारत के चुनाव आयोग के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक इसमें प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण जानकारी यह बताई गई है कि चुनाव आयोग राज्यसभा और जो विधान परिषद होते हैं उनके लिए चुनाव को इंडेफिनेटली यानी अनिश्चित काल के लिए विलंबित, पोस्टपोन कर सकता है। इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर सकता है किन चुनावों को? तो राज्यसभा के चुनाव को और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, विधान परिषद के चुनाव को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है भारत का चुनाव आयोग, उसके पास ये शक्तियां हैं। यह बिंदु आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है।
दूसरा बिंदु इसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग लोकसभा और जो राज्य विधानसभा होते हैं उनके चुनावों को सिर्फ 6 महीने तक के लिए ही पोस्टपोन कर सकता है, 6 महीने से अधिक पोस्टपोन नहीं कर सकता। तो यह दो बिंदु आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मेंस परीक्षा भारत में पॉलिटी, राज व्यवस्था दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल 85 सब क्लाउज 1 और आर्टिकल 174 सब क्लाउज 1 में भारत के लोकसभा या फिर राज्यसभा और जो विधानसभा होता है उसके दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती, यानी कि सदन को 6 माह की अवधि के अंदर अंदर एक बार फिर से असेंबल होना आवश्यक होता है। इसलिए 6 महीना से ज़्यादा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को चुनाव आयोग पोस्टपोन नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपके प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस दोनों के लिए, सामान्य अध्ययन पेपर 2 मेंस परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा इंडियन पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखें कि अगर ऐसी स्थिति में फिर चुनाव आयोग या एग्जीक्यूटिव के सामने, कार्यपालिका के सामने क्या विकल्प बचते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज की बात की गई है। आइए उन दो पॉसिबिलिटीज की चर्चा करें। आर्टिकल 172 क्लाउज 1 का उल्लेख इसमें किया गया है। उसके प्रोविजो में यह बताया गया है कि मात्र स्टेट ऑफ इमरजेंसी के दौरान यानी आपातकाल की स्थिति में चुनावों को 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को भी आपातकाल की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। इन एडिशन टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी इज लिफ्टेड, यानी कि टोटल 1.5 साल हो गया। 1 साल तो आपातकाल के कारण, और आपातकाल समाप्त होने की 6 महीना के अवधि तक भी चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो टोटल 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के लिए आपातकाल की स्थिति में चुनाव को पोस्टपोन चुनाव आयोग कर सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि या तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाए। जहां पर अगर चुनाव कराना संभव नहीं है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल की घोषणा एक दूसरा विकल्प के रूप में सामने आता है, जो कि आर्टिकल 356 क्लाउज 1 अनुच्छेद 356 धारा 1 के अंतर्गत यह केंद्र सरकार को शक्तियां निहित हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पास्ट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के ऊपर कई सारी सीमाएं अलग अलग मामलों में रखी गई हैं। तो ये दोनों विकल्प भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक नहीं लगते, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में आपातकाल की घोषणा किसी बीमारी या महामारी के प्रकोप के कारण नहीं की जा सकती। मात्र 3 परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है: युद्ध की स्थिति में, बाहरी एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, और आर्म्ड रिबेलियन। अगर देश के अंदर सशस्त्र मतलब कि विद्रोह हो जाता है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह महामारी या बीमारी के प्रकोप के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। तो आपातकाल संबंधी जो चुनाव को पोस्टपोन करने के जो उपाय संविधान में हैं वह इस केस में लागू नहीं होते। और जो दूसरा विकल्प राष्ट्रपति शासन का बचता है तो वह न्यायालय के भी रिव्यू में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है महामारी के दौर में चुनावों को आयोजित करने के लिए? आर्टिकल में यह बताया गया है कि एक लंबे अवधि तक चुनावों को डेफर करना या पोस्टपोन करना यह लोकतंत्र की स्पिरिट यानी भावना के विरुद्ध है, और यह संघवाद के भी भावना के विरुद्ध है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म दोनों के ये विरुद्ध जाता है। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अभी वर्तमान में 9 देशों के द्वारा, यानी अभी के महामारी के ही दौर में 9 देशों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के चुनाव और जनमत संग्रह विश्व के अलग अलग हिस्सों में कराए जा चुके हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको साउथ कोरिया का मिलता है। साउथ कोरिया ने सक्सेसफुली अपने यहाँ के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को होल्ड किया, जिसमें उसने कुछ उपाय किए, पोलिंग स्टेशंस को डिसइंफेक्ट करके, और जो भौतिक दूरी है लोगों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसको आवश्यक बनाकर, वोटर्स की स्क्रीनिंग करके कि अगर किसी को कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो उन्हें दूसरे हॉल में ले जाकर वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार के कई व्यवस्था को कर साउथ कोरिया ने अपने यहाँ संसदीय चुनाव को आयोजित किया। तो ऐसे भी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के भी दौर में लोकतंत्रों में चुनाव को करवाया जा सकता है। इस पॉइंट की तरफ, इस बिंदु की तरफ आर्टिकल में, लेख में इशारा किया गया है। चुनाव आयोग के लिए सुझाव है कि वह भी इस प्रकार के लक्षित उपायों को अपना सकता है अलग अलग श्रेणी के मतदाताओं के लिए। टारगेटेड मेजर्स ले सकता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वोटर्स के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर महिला मतदाताएं होती हैं, बुजुर्ग मतदाता होते हैं,
गर्भवती महिलाएं होती हैं। तो वैसे अलग अलग श्रेणियों के मतदाताओं के लिए टारगेटेड मेजर्स चुनाव आयोग के द्वारा लिया जा सकता है। जो विकल्प इसमें बताए गए हैं ऑप्शंस, वो है प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग का तात्पर्य कोई किसी के बदले अधिकृत रूप से वोट दे सकता है। प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल वोटिंग यानी कि एक पत्र के द्वारा जो है डाक के द्वारा अपना मतदान देना। और एक इसमें जो एक यूनिक इसमें सुझाव बताया गया है वो मोबाइल बैलेट बॉक्सेस का है, यानी चलित मतदान पेटी के विकल्प को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इन विकल्पों को देखा जा सकता है कि अभी के एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स में चुनाव आयोजित कराने में ये किस प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में इसमें एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जो महामारियां होती हैं वह स्थापित विश्व व्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था के लिए एक चुनौती होती हैं। इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक चुनौती होती हैं। यह राज्य व्यवस्थाओं को, अर्थव्यवस्थाओं को, सामाजिक संरचनाओं को एक तरीके से छिन्न भिन्न करने का इनमें क्षमता होता है। तो अगर हम राज व्यवस्था, पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटी के बारे में बात करें, तो यह सुभेद लोकतंत्रों को तानाशाही या निरंकुश सरकारों की तरफ ढकेल सकती हैं। सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पे, लोक सुरक्षा के नाम पे, पब्लिक सेफ्टी के नाम पे जो फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज हैं, यानी जो कमजोर लोकतंत्र हैं, वहाँ पर निरंकुशता सरकार के द्वारा अधिक बढ़ सकती है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी, लोकतंत्र से निरंकुशता की तरफ एक गमन हो सकता है। वैसी परिस्थिति में चुनावों का कराया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि समय पर सही समय से चुनाव हो और सरकारों की जवाबदेहिता तय की जा सके। तो यह आर्टिकल आपके सीधा पेपर 2 से, मेन सामान्य अध्ययन के पेपर 2 से जुड़ा हुआ है कि महामारी के काल में किस तरीके से चुनावों को लोकतंत्रों में आयोजित कराया जा सकता है, क्या चुनौतियां होती हैं, क्या वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं। उसके उदाहरण, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी विश्व के अलग अलग देशों से आप अपने आंसर में, उत्तर में शामिल कर सकते हैं। प्रीलिम से संबंधित जो कुछ बिंदु हैं, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया अभी, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जा सकता है, चुनाव आयोग के चुनाव को पोस्टपोन करने संबंधी शक्तियों को लेकर। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पे एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको आया है जो कि अक्सर ऐसे या मेंस में आपसे पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, कि क्या स्वास्थ्य सेवा को एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर एक चर्चा पेज नंबर 7 द हिंदू अखबार में आई है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि यह निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके पेपर 1 के लिए भी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक तरीके से देखें तो यह सामान्य अध्ययन के किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर एक प्रॉफिटेबल सेक्टर भी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के रोल के भी रूप में आप इसे देख सकते हैं। पेपर 4 में अगर देखें तो जो सरकार की जवाबदेहिता, सरकार का दायित्व लोगों को लेकर है, बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी आप इन कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूलतः यह सामान्य अध्ययन के किसी भी क्षेत्र से यह जुड़ सकता है अलग अलग तरीके से, जिसकी हम चर्चा के दौरान उसके ऊपर बात करेंगे। और यह निबंध के भी टॉपिक के रूप में सीधा पूछा जा सकता है कि क्या स्वास्थ्य सेवा को एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। आइए इसकी चर्चा करते हैं। एक सार्वभौमिक सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा तंत्र, यह अभी के पैंडेमिक के दौर में, अभी महामारी के दौर में और ज़्यादा इसका महत्व हमें दिखता है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास अस्पतालों तक पहुंच नहीं है, अस्पतालों में व्यापक व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। तो अभी के समय में हमें यह और लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम कितना आवश्यक है, एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र कितना ज़्यादा आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात एक इस चर्चा में बताई गई है कि अधिकार का जो नोशन होता है, राइट टू हेल्थ का जो कंसेप्ट है, यह हेल्थ एज ए कमोडिटी के कंसेप्ट से डिफरेंट है। जब हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं तो यह राज्य का दायित्व बन जाता है। राज्य के ऊपर ये एक कानूनी दायित्व है, एक लीगल ड्यूटी है कि वह नागरिकों को पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराए। और हेल्थ एज ए कमोडिटी की जब हम बात करते हैं तो बाजार में किसी अन्य वस्तुओं की खरीद की तरह हम स्वास्थ्य सेवा को खरीद कर लाभ लेने की बात करते हैं। तो हेल्थ एज ए राइट एंड हेल्थ एज ए कमोडिटी, अधिकार के रूप में स्वास्थ्य और एक वस्तु के रूप में स्वास्थ्य, दोनों में अंतर होता है। आर्टिकल में, मतलब इस चर्चा में, हेल्थ एज ए पब्लिक गुड, स्वास्थ्य को एक पब्लिक गुड बताया गया है। पब्लिक गुड उसे कहते हैं
जिस तक की सर्वसुलभ पहुंच सभी की होनी चाहिए। एक ऐसा साधन जिस तक की समाज के सभी वर्ग का सुलभता से सरलता से पहुंच होना चाहिए, उसे पब्लिक गुड कहते हैं, जिसके ऊपर सभी का स्वामित्व हो, सभी का अधिकार हो। और अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य सेवा की स्थिति भारत में है उसे मिनिमलिस्ट हेल्थ केयर कहा गया है, जो कि मतलब एक बहुत ही सीमित स्वास्थ्य सेवा सुविधा लोगों तक उपलब्ध है। इसे एक मिनिमलिस्ट हेल्थ केयर कहा गया है और यह बताया गया है कि यह इसके कारण ह्यूज प्राइस, एक बहुत ही बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, न केवल स्वास्थ्य के रूप में, लोगों के जान माल के रूप में, बल्कि अर्थव्यवस्था के भी कई क्षेत्रों पे हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के ऊपर अभी के महामारी का प्रभाव पड़ा है। इसलिए इस बिंदु से यह सूचित होता है कि स्वास्थ्य में निवेश करने से, मात्र स्वास्थ्य सेवा में निवेश से मात्र स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ नहीं मिलता, बल्कि अर्थव्यवस्था के भी सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता है। और हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख जो घटक है वो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, और स्वास्थ्य मानव पूंजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एलिमेंट है। इसीलिए स्वास्थ्य में निवेश एक प्रकार से मानव पूंजी और अर्थव्यवस्था में निवेश के बराबर है। इसलिए एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और इसके साथ बात कही गई है कि एक बहुत ही मजबूत हमारे पास बीमारियों को लेकर रोग निगरानी तंत्र होना चाहिए, डिजीज सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली जो है वह एकीकृत हो, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन, नैदानिक, रोकथाम, उपचार और उसके साथ साथ जो द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हैं उनके साथ पर्याप्त एकीकरण होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। और एक बहुत ही एडवांस्ड तृतीयक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि जो बहुत गंभीर, कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड जो इशूज आते हैं, स्वास्थ्य चुनौतियाँ आती हैं, गंभीर जो चुनौती आती है, उन मामलों को भी हम बहुत आसानी से समाधान कर पाएँ। तो एक मजबूत डिजीज सर्विलांस सिस्टम, रोग निगरानी तंत्र, एक एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र और एक बहुत ही विकसित तृतीयक स्वास्थ्य सेवा। तो इसकी बात की गई है कि ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाकर हमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विकास, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा किसी हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे, स्वास्थ्य आपदा के टाइम पे हम देखते हैं कि मामलों में एकाएक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस सर्च कैपेसिटी को भी मैनेज करने के लिए हमारे पास मामलों में का एक वृद्धि को भी मैनेज करने के लिए हमारे पास सर्च कैपेसिटी भी स्वास्थ्य क्षेत्र में होनी चाहिए। उतने पर्याप्त मात्रा में इमरजेंसी बेड्स होने चाहिए, इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होने चाहिए, स्वास्थ्य सेवा कर्मी होने चाहिए, जो कि एकाएक बढ़े मामलों को निपटा सकें, उनका समाधान कर सकें। तो एक ऐसी व्यवस्था के बाद, एक इस कंप्लीट फ्रेमवर्क के बाद हमें एक सर्च कैपेसिटी का भी विकास करना है। आलोचना के रूप में इस चर्चा में यह बताया गया है कि अभी वर्तमान में भारत में जो स्वास्थ्य सेवा का मॉडल है यह बड़े निजी अस्पतालों पर फोकस्ड है, और इसमें प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है, इसको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को नेग्लेक्ट किया गया है, उनकी अनदेखी की गई है। इसका कारण यह है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है, ज़्यादातर गरीबों को वहाँ पर जाकर इलाज कराने की आवश्यकता होती है, और कई बार ऐसा होता है कि उस क्षेत्र को अनदेखा कर दिया जाता है। आगे बढ़ें। एक उपाय के रूप में बताया गया है कि अगर हम जीडीपी का, अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 4% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करते हैं, तो यह एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक गुड स्टार्ट हो सकता है। 3 से 4% तक जीडीपी का अगर हम अपने पब्लिक हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं। तो वर्तमान में भारत में जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो लगभग 1.5 से 2% का है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सार्वजनिक जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी का 1.5 से 2% तक है। वर्तमान महामारी के समय यह भी देखा गया है कि जो प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, सेवा केंद्र हैं, वह पर्याप्त रूप से सेवा नहीं दे रहे हैं। ना तो वो उपचार में ज़्यादा आगे आ रहे हैं, ना ही लोगों की आगे बढ़कर सेवा करने में उनकी उपस्थिति देखी गई है। कई तो ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि यह महामारी गुजर जाए, उसके बाद फिर वो अपने ऑपरेशंस को, गतिविधियों को चालू करेंगे। तो यह एक प्रकार से अपनी जवाबदेही से पीछे हटने का उदाहरण है कि वर्तमान सामान्य परिस्थिति में जो निजी स्वास्थ्य क्षेत्र होता है काफ़ी मुनाफा कमाता है, और यह भी बात है कि लोगों को उससे बहुत उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा भी मिलती है, लेकिन मुनाफा भी निजी अस्पतालों द्वारा काफ़ी कमाया जाता है। और अभी के परिस्थिति में जब